हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे सीमेंट के टेस्ट के बारे में। तो सीमेंट के टेस्ट जो हैं वो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं, दूसरे हमारे टेस्ट हम फील्ड में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगर लेबोरेटरी टेस्ट की बात की जाए तो लैब में हम परफॉर्म करते हैं फाइनेस टेस्ट, दूसरा हमारा है कंसिस्टेंसी टेस्ट, नेक्स्ट इनिशियल सेटिंग टाइम टेस्ट, फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट एंड टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एंड ऑल्सो साउंडनेस टेस्ट। तो ये हमारे सीमेंट के कुछ ऐसे टेस्ट हैं जो हम लेबोरेटरी में परफॉर्म करते हैं। तो IS 4031 कोड के अकॉर्डिंग यानी उसके डिफरेंट सेक्शन में इन सभी टेस्ट के बारे में हमें अलग अलग इसके स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए गए हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कि सीमेंट के फाइनेस टेस्ट के बारे में। तो सीमेंट के फाइनेस टेस्ट की अगर हम बात करें तो सीमेंट के फाइनेस टेस्ट हमारे कई प्रकार से परफॉर्म करते हैं, जैसे कि सीम मेथड से, एयर परमेबिलिटी मेथड जिसे हम नर्स एंड ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है वागनर टर्बिडिटी मेथड जिसे हम सेडिमेंटेशन मेथड भी कहते हैं। लेकिन देखिए, इन सब मेथड से को समझने से पहले हमें यह समझना जरूरी होगा कि सीमेंट में फाइनेस क्या चीज़ है, सीमेंट के फाइनेस से आखिर हम समझते क्या हैं। तो देखिए जरा, डिग्री ऑफ फाइनेस का मतलब क्या है यहाँ पर कि सीमेंट का फाइनेस का मतलब हिंदी में है महीनता, कि सीमेंट हमारा कितना महीन है। आज हम क्लास में साथ साथ यही बात करेंगे कि सीमेंट के जितने पार्टिकल्स हैं अगर उन्हें ज़्यादा महीन कर दिया जाए तो सीमेंट पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, अगर वो महीन नहीं होंगे तो सीमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, या सीमेंट वाटर के साथ किस तरीके का बिहेव करेगी या कंक्रीट के साथ किस तरीके का बिहेव करेगी। इन सब टॉपिक को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं डिग्री ऑफ फाइनेस का मतलब क्या है यहाँ पर, कि सीमेंट के फाइनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट मेजर द मीन साइज ऑफ द ग्रेन्स, यानी जितने भी सीमेंट के हमारे पार्टिकल्स हैं उनके मीन साइज को मेजर करना ही हमारा क्या कहलाता है, डिग्री ऑफ फाइनेस कहलाता है। तो सीमेंट के जितने भी हमारे साइज हैं, सीमेंट के जितने भी हमारे पार्टिकल्स के साइज हैं उन सब का मीन जो साइज होगा वो हमारा, उसको अगर हम मेजर कर रहे हैं तो उसको हम कहते हैं डिग्री ऑफ फाइनेस। तो डिग्री ऑफ फाइनेस ऑफ सीमेंट मेजर द मीन साइज ऑफ द ग्रेन्स। नेक्स्ट हमारा देखिए, अगर हम सीमेंट की महीनता को अगर हम ज़्यादा कर देते हैं, यानी सीमेंट अगर हमारा कम महीन है और उसको हम ज़्यादा महीन कर देंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर है कि फाइनेस इंक्रीजेस इफेक्ट, यानी कि सीमेंट की अगर पार्टिकल्स के फाइनेस अगर बढ़ा दें, सीमेंट पार्टिकल्स की अगर महीनता को बढ़ा देते हैं तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा सीमेंट पर। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि सीमेंट को अगर फाइन कर देंगे तो उसका सरफेस एरिया जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि सारी कहानी जो है फाइनेस की या सारे जो टर्म्स हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट या ब्लीडिंग, श्रिंकेज, क्रैकिंग एंड हीट जनरेशन, कांटेक्ट विद वाटर, अल्टीमेट स्ट्रेंथ या फिर स्ट्रेंथ जो हमारी अर्ली स्ट्रेंथ है, इन सभी पॉइंट्स पर डिस्कस करने से पहले हमें इसको समझना होगा कि सरफेस एरिया आखिर क्या चीज है। तो देखिए, मैं आपको ये बताता हूं कि सीमेंट को अगर पार्टिकल्स अगर हम और ज्यादा महीन कर देंगे, यानी जितने सीमेंट के पार्टिकल हैं महीन, उससे अगर उसकी महीनता और बढ़ाई जाएगी, यानी डिग्री ऑफ फाइनेस और ज्यादा बढ़ाई जाएगी, तब उस केस में क्या होगा, हमारा सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। तो आखिर सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा उसको समझने के लिए हम एक सीमेंट का पार्टिकल लेते हैं और एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा वो क्यूब शेप का सीमेंट का एक पार्टिकल हमारा है। हमने इसको समझने के लिए कि सरफेस एरिया कैसे बढ़ जाएगा अगर हम फाइनेस बढ़ा देंगे, उसको समझने के लिए हम एक क्यूब लेते हैं और उसका हम साइड मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर का उसकी साइड है। तो सीमेंट का एक पार्टिकल है और उसको समझो क्यूब शेप का है और उसका साइज हमारा कितना है, 2 सेंटीमीटर है, ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं। तो अगर हम इसका वॉल्यूम निकाल के देखें तो देखिए, इसका वॉल्यूम हम क्या करेंगे, लेंथ विड्थ इनटू हाइट कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम कितना आ जाएगा, 8 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम इसका बन जाएगा। लेकिन अगर सरफेस एरिया की बात करें, एक सरफेस के एरिया की अगर आप बात करें तो कितना होगा इसका, देखिए 2 × 2 कितना हो जाएगा 4। लेकिन अगर इसके कितनी फेस हैं, इसमें 6 फेस हैं, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा 24, यानी 2 × 2 = 4 × 6 24 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा इसका टोटल सरफेस एरिया इस पूरे क्यूब का निकल के आया। लेकिन अब मैंने क्या किया, इस क्यूब को अलग अलग टुकड़ों में इसका साइज मैंने और महीन कर दिया और इस एक क्यूब में से मैंने 8 क्यूब बना दिए, जैसा कि आपके यहाँ पर डायग्राम में 1 2 3 4 5 6 7 और एक उधर होगा 8। हमने 8 क्यूब में इसको बांट दिया। तो आखिर जब एक क्यूब को 8 क्यूब में बांटेंगे, यानी इसका मतलब आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक सीमेंट के पार्टिकल को एक सीमेंट पार्टिकल में से 8 सीमेंट के पार्टिकल बना देंगे तो उसका सरफेस एरिया बढ़ेगा। तो किस तरीके से बढ़ेगा उसको समझने के लिए अब इसका एक का वॉल्यूम देखो, 1 × 1 × 1
एक का वॉल्यूम कितना होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम हो जाएगा, और टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ऐसे कितने, एक का वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब, तो 8 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर क्यूब। पहले कितना था 8 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब ये हुआ कि सीमेंट के पार्टिकल्स अगर हम एक पार्टिकल को अगर कई पार्टिकल में और फाइन कर देंगे तो वॉल्यूम तो इंक्रीज नहीं होगा, लेकिन अगर हम बात करें सरफेस एरिया की, तब देखिए सरफेस एरिया इसका अगर हम निकालें तो एक का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 1 × 1, यानी इसका एक साइड लेंथ 1 और ये हाइट इसकी कितनी हो जाएगी 1, तो 1 × 1 कितना हो गया इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ऐसे कितने क्यूब हमारे यहाँ पर देखिए, ऐसे कितनी फेस हैं इस क्यूब की, एक क्यूब की जो फेस है 6 फेस हैं, तो हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, कितना है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसके एक क्यूब का सरफेस एरिया हो गया। ऐसे कितने क्यूब है हमारे पास 8 क्यूब हैं, तो अब सरफेस एरिया कितना हो गया यहाँ पर 48 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। पहले कितना था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब इससे हम ये इस रिजल्ट पर पहुंचे कि अगर सीमेंट के पार्टिकल को अगर हम फाइन कर देते हैं तो उसका जरूर सरफेस एरिया क्या होगा इंक्रीज होगा। तो अगर सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जो कांटेक्ट ऑफ वाटर है, कांटेक्ट विद वाटर, तो उसका पानी के साथ संपर्क ज्यादा होगा, पानी के साथ संपर्क अच्छा होगा, तो यहां पर हम कहेंगे बेटर कांटेक्ट विद वाटर। यानी हमने क्या कहा कि सीमेंट अगर हम स्पेसिफिक एरिया उसका जो सरफेस एरिया हो अगर ज़्यादा होगा तो सीमेंट पानी के साथ एक बेटर कांटेक्ट बना पाएगी, और अगर बेटर कांटेक्ट बनाएगी, अब ज़्यादा सीमेंट के सरफेस एरिया है तो ज़्यादा मात्रा में क्या होगी हाइड्रेशन प्रोसेस होगा, यानी हमारे क्या होगा जलयोजन क्रिया जिसे हम कहते हैं, यानी हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा मात्रा में होगा, क्योंकि हमने क्या कर दिया उसके पार्टिकल्स अलग अलग कर दिए, बहुत महीन कर दिया है, तो ज़्यादा कांटेक्ट होगा पानी के साथ, तो हाइड्रेशन प्रोसेस भी हमारा क्या होगा ज़्यादा होगा। जब हाइड्रेशन प्रोसेस ज़्यादा होगा तो हाइड्रेशन प्रोसेस के हम अंदर जानते हैं, सीमेंट में हमने डिप्लोमा वगैरह में हमने पढ़ा होगा या डिग्री वगैरह में हम पढ़ते हैं कि जब हम सीमेंट पानी के साथ रिएक्शन करती है तो हीट जनरेट होती है, तो उसे कहते हैं हीट ऑफ हाइड्रेशन। तो जाहिर सी बात है कि अगर पार्टिकल्स बहुत महीन हो गए हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, पार्टिकल अगर महीन हुए हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा तो वाटर के साथ बेटर कांटेक्ट बनेगा, और वाटर के साथ बेटर कांटेक्ट बनेगा तो फिर हम कहेंगे हाइड्रेशन ज़्यादा मात्रा में होगा, और अगर हाइड्रेशन ज़्यादा मात्रा में होगा तो हीट ऑफ हाइड्रेशन भी क्या हो जाएगी हमारी इंक्रीज हो जाएगी। यानी हम यहां पर लिखेंगे कि हीट ऑफ हाइड्रेशन हमारी हीट जनरेशन क्या होगी ज़्यादा इंक्रीज आएगी, यानी हीट जो हमारा जनरेशन हो रहा है सीमेंट के अंदर पहले से कितना होगा ज़्यादा मात्रा में होगा। तो देखिए अब हमने क्या समझ लिया कि अगर सीमेंट के पार्टिकल की अगर हम पार्टिकल को अगर और ज़्यादा महीन कर देते हैं तो और ज़्यादा महीन करने पर क्या होगा कि सीमेंट का सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, तो कॉन्टैक्ट वाटर बढ़ेगा, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट बढ़ेगा, और वाटर के साथ कॉन्टैक्ट अगर बढ़ेगा तो हम जानते हैं पानी के साथ कॉन्टैक्ट पर जो सीमेंट है वो हाइड्रेशन प्रोसेस करती है, जलयोजन क्रिया करती है, तो जलयोजन क्रिया के दौरान हीट निकलती है, तो अगर ज़्यादा पार्टिकल्स एक साथ क्रिया करेंगे तो हीट भी जनरेशन हमारा ज़्यादा मात्रा में होगा, तो हीट जनरेशन कैसे होगा इंक्रीज होगा, वाटर के साथ कॉन्टैक्ट कैसा होगा बेटर कॉन्टैक्ट होगा। तो अगर वाटर के साथ ज़्यादा बेटर कांटेक्ट हो रहा है तो और रिएक्शन तेजी से हो रही है, हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा हो रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन भी तेजी से हो रही है। तो अगर हीट ऑफ हाइड्रेशन में आखिर जनरेट हीट ज़्यादा क्यों हो रही है, क्योंकि जो रिएक्शन हो रही है उसके साथ वो बहुत तेजी से हो रही है। अगर रिएक्शन तेजी से होगी तो हम ये कहेंगे अर्ली स्ट्रेंथ जो होगी वो तेजी से आना स्टार्ट हो जाएगी, यानी हमें अर्ली स्ट्रेंथ हमें क्या मिलेगी ज़्यादा जल्दी हमें प्राप्त होगी। यानी सीमेंट के अंदर जब पानी के साथ कांटेक्ट करेगी तो सीमेंट हमें स्ट्रेंथ देगी, अर्ली स्ट्रेंथ, यानी बहुत तेजी से स्ट्रेंथ देगी इनिशियली, लेकिन हम याद रखेंगे अल्टीमेट स्ट्रेंथ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता जब सीमेंट हमारी ज़्यादा फाइनल हो जाए, क्योंकि अल्टीमेट स्ट्रेंथ उतनी रहती है। तो अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी रहेगी कॉन्स्टेंट रहेगी, यानी जितनी हमारी सीमेंट में स्ट्रेंथ आनी थी उतनी स्ट्रेंथ अल्टीमेट तो स्ट्रेंथ हमारी कांस्टेंट रहेंगी, उतनी ही आएगी। लेकिन ये बात कह रहे हैं कि इनिशियली स्ट्रेंथ जो है वो ज्यादा मात्रा में आएगी, कब जब सीमेंट को हम ज्यादा फाइनल कर देंगे। चलिए कौन कौन से पॉइंट पर डिस्कस हो गया, अर्ली स्ट्रेंथ, अल्टीमेट स्ट्रेंथ, कांटेक्ट विद वाटर एंड हीट जनरेशन एंड हाइड्रेशन प्रोसेस। तो अब आप बात करते हैं कि देखिए जब इतना, अब हम यहां पर जानते हैं कांटेक्ट विद वाटर अगर बेटर हो रहा है तो इसका मतलब ये भी कह सकते हैं कि जब हम कंक्रीट बनाएंगे इस टाइप के सीमेंट से अगर कंक्रीट बनाई जाएगी तो कोहेसिवनेस यानी जो संजनता होगी वो हमारी कैसी होगी, ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर हम कहेंगे कोहेसिवनेस ऑफ कंक्रीट इज बेटर, यानी हमें
अच्छी मात्रा में हमें कोहेसिवनेस मिलेगी। अगर कोहेसिवनेस ज़्यादा मिल रही है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि उसमें ब्लीडिंग भी हमारी क्या हो जाएगी, रिड्यूस। तो जब सीमेंट हमारी फाइननेस होती है, फाइन सीमेंट होती है, तो ब्लीडिंग उस केस में कैसी होती है, हमारी रिड्यूस हो जाती है, ब्लीडिंग हमारी कम होगी। श्रिंकेज एंड क्रैकिंग की बात करेंगे, जब हीट ऑफ हाइड्रेशन ज़्यादा होती है तो श्रिंकेज और क्रैक्स हमारे क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे इंक्रीज हो जाएगा, क्या इंक्रीज हो जाएगी हमारी श्रिंकेज एंड क्रैकिंग्स। क्यों? क्योंकि श्रिंकेज और क्रैक्स हमारे किस पर डिपेंड करते हैं, हीट जनरेशन पर। तो यहाँ पर हीट ज़्यादा जनरेट हो रही है तो उससे क्या होगा, श्रिंकेज एंड क्रैकिंग हमारी बढ़ जाएगी, लेकिन ब्लीडिंग कम हो जाएगी, कोहेसिवनेस कंक्रीट की बढ़ जाएगी। तो ये सब हमने पढ़ा कि सीमेंट की महीनता क्या है, यानी सीमेंट के पार्टिकल्स की महीनता क्या है। अगर फाइनस पार्टिकल अगर हम ज़्यादा कर देंगे तो सीमेंट कंक्रीट पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, उसका सरफेस एरिया हमारा कैसे इंक्रीज हो जाएगा। अब बात करते हैं कि सीमेंट के फाइनेस्ट टेस्ट की, कि सीमेंट का फाइनेस्ट, हम सीमेंट की फाइनेस कैसे मेजर कर पाते हैं। तो सबसे पहला हमारा मेथड है सीप मेथड, यानी कि चालनी विधि। तो सीप मेथड में हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर मैं एक सैंपल लेते हैं हम। तो सैंपल सीमेंट का कितना लेंगे, सीमेंट सैंपल हम लेते हैं यहाँ पर 100 ग्राम का। तो सीमेंट जो सैंपल हमने लिया उसको हमने क्या किया, 100 ग्राम का। जितने भी स्टूडेंट हमारे वीडियो देखते हैं, सभी स्टूडेंट्स वीडियो देखने के बाद ना तो कोई कमेंट, ना लाइक, ना चैनल को सब्सक्राइब। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे वीडियो देखा, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगती हैं, बहुत सारी वीडियो अब तक बना चुके हैं सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, तो जितने भी स्टूडेंट हमारे लेक्चर देखते हैं, भावनाओं में मत भइएगा लास्ट तक वीडियो देखने के बाद में कोई लाइक, क्योंकि जितनी मेहनत करते हैं आपके लाइक और कमेंट देख के ही एक तरह से हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। तो वो जरूर दें, आप लाइक भी करें, कमेंट भी करें, वीडियो को साथ साथ शेयर करें। चलिए अब बात करते हैं कि सीमेंट के फाइनेस टेस्ट कि अब हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं, सीमेंट की फाइननेस को कैसे बता पाएंगे हम सीमेंट की फाइननेस कितनी है। तो सबसे पहला हमारा जो मेथड है वो है सीप मेथड। तो सीप मेथड में क्या करते हैं हम, यानी चालनी विधि में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है सीप से ही करेंगे उसमें। तो हम क्या करेंगे, सीमेंट का एक सैंपल लेंगे जिसका साइज हमारा कितना होगा, 100 ग्राम, यानी 100 ग्राम हमने सीमेंट सैंपल लिया और उस सीमेंट सैंपल को हम क्या करते हैं, 90 माइक्रोन की सीव से, 90 माइक्रोन की सीव से उसे हम सीव करते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि 9 नंबर सीव, इसको हम 9 नंबर सीव भी कहते हैं। तो 9 नंबर सीव से हम क्या किया, उसको सीव करेंगे। तो सीव करने का कुछ तरीका है कि हम कैसे करेंगे सीव। एक तो हम क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी कि एक के बाद एक क्लॉकवाइज, फिर कुछ देर बाद एंटी क्लॉकवाइज, और उसके बाद में हम फॉरवर्ड डायरेक्शन में, एंड उसके बाद में बैकवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड यानी फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। इस तरीके से, यानी सीप को हम पहले क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरह से घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज, फिर इस तरह से हम एक बार फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन दोनों में एक साथ हम इस तरीके से करेंगे। तो सीप को हम फॉरवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन एंड क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, इस तरह सभी दिशा में हम उसको सीव करना है। अब कितने मिनट तक करेंगे ये पूरा प्रोसीजर, हम इस पूरी प्रोसीजर को हम करेंगे 15 मिनट के अंदर। 15 मिनट में हम उसको सीव करते रहेंगे और साथ साथ ये भी देख लेंगे बीच में खोलकर, अगर हम सीव को अगर सीव कर रहे हैं सीमेंट को, उसके अंदर कुछ हमारे बड़े बड़े पार्टिकल्स बने हुए हैं, कुछ लंप फॉर्म में है, तो उसको हम उंगलियों से रब करके उसे हम छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट करके उसको फिर दोबारा सीव कर देंगे, ताकि हमारा एक्चुअल पैरामीटर्स में हमें वैल्यू मिल सके। तो 15 मिनट बाद हमने सीव किया और हमने इनिशियल वेट कितना लिया था, हमारा W1 लिया था हमने 100 ग्राम। अब हम देखेंगे परसेंटेज रिटेन हमारी कितनी हुई, यानी कितना ऐसा मात्रा थी सीमेंट की जो पास नहीं हो पाई है इस 90 माइक्रोन की सीव से। उसके लिए आप क्या करेंगे, जो W2 यानी क्या है, हमारा जो रिटेन्ड वेट बचा है W2 अपॉन W1 इंटू 100% जब कर देंगे तो यहाँ से हमें एक परसेंटेज वैल्यू मिलेगी। उस परसेंटेज वैल्यू के आधार पर उसको हम कंपेयर करेंगे IS कोड के अकॉर्डिंग। तो IS कोड ने ये बताया है कि जो हमारी सीमेंट है, कौन कौन सी सीमेंट, जैसे कि OPC की अगर हम बात करें तो OPC में हमारा परसेंटेज रिटेन्ड बाई वेट, यानी वेट के अकॉर्डिंग परसेंटेज रिटेन बाई वेट के अनुसार हम उसका परसेंटेज निकालेंगे। तो कितना होना चाहिए, नॉट मोर देन 10%, से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन हम बात करें अगर पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट या फिर रैपिड हार्डनिंग सीमेंट, तो उसकी, या फिर बात करें एक स्पेशल टाइप का सीमेंट है IRST
40 सीमेंट, इसका हमारा 5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए वेट रिटेन, यानी कि हमारी जो फाइननेस है वो इस कैटेगरी में रहनी चाहिए। ओपीसी के लिए तो रहनी चाहिए 10% तक, एंड पीपीसी एंड रैपिड हार्डनिंग सीमेंट यानी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए ये जो वैल्यू है, या IRS T40 रेलवे में यूज़ किया जाने वाला एक सीमेंट है, इसकी हमारी जो परसेंटेज रिटेन है वो वैल्यू हमारी कितनी 5% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर इन सीमेंट की परसेंटेज रिटेन वेट है अगर इसके लिमिट के अंदर है तो हम कहेंगे कि परसेंटेज रिटेन जो वैल्यू है वो परमिसिबल लिमिट के अंदर है। तो ये था हमारा सी मेथड। तो सी मेथड से हम क्या कर सकते हैं, सीमेंट की फाइननेस चेक कर सकते हैं। और एक बात और याद रखेंगे, जो मैंने यहाँ पर 3-4 टेस्ट लिखे हैं, मैंने क्या है सीरियल वाइज लिखे हैं। जब भी हम कभी भी कोई भी सीमेंट का लैब मेथड से हम टेस्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हम फाइननेस टेस्ट हमें परफॉर्म करना चाहिए, उसके बाद में कंसिस्टेंसी, उसके बाद में इनिशियल सेटिंग टाइम, फिर फाइनल सेटिंग टाइम। तो इस तरीके से हमारा शेड्यूल रहता है। लेकिन सबसे पहला जो हमारा टेस्ट होना चाहिए वो हम कौन सा टेस्ट करते हैं, फाइननेस टेस्ट। उसके बाद हम करते हैं कंसिस्टेंसी टेस्ट। अगर किसी भी कंपटीशन के एग्जाम में हम अगर क्वेश्चन देखते हैं और अगर उसमें हमें सबसे पहला ऑप्शन फाइननेस दिखाई देता है तो सबसे पहला हम फाइननेस टेस्ट आंसर लगाएंगे। अगर फाइननेस टेस्ट ऑप्शन में नहीं है तो उसके बाद हम आंसर लगाएंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट। सबसे पहले परफॉर्म करना हमें चाहिए। दूसरा, अब बात करें कि सी मेथड के अलावा और कौन कौन सी विधि है जिसके द्वारा हम फाइननेस टेस्ट को मेजर कर सकते हैं, फाइननेस टेस्ट हम परफॉर्म कर सकते हैं। तो अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है एयर परमेबिलिटी मेथड। तो एयर परमेबिलिटी मेथड का मतलब ये है, ये मेथड हमारा इस सिद्धांत पर आधारित है, स्पेसिफिक सरफेस एरिया के आधार पर। जो हमारी स्पेसिफिक सरफेस होती है सीमेंट की, उस पर आधारित है हमारा ये। जैसे अभी हमने इसका सरफेस एरिया को हमने डिफाइन किया कि सीमेंट के अगर हम और ज़्यादा फाइन कर देंगे तो उनका सरफेस एरिया क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो इसी को आधार मानकर ये मेथड यानी सीमेंट के फाइननेस निकालने का ये एक साइंटिफिक मेथड है और ज़्यादा एक्यूरेट है इन कंपैरिजन ऑफ सी मेथड। ये मेथड हमारा ज़्यादा एक्यूरेट होगा इसके कंपैरिजन में। तो एयर परमेबिलिटी की अगर हम बात करें तो एयर परमेबिलिटी किस सिद्धांत पर आधारित है, सीमेंट पार्टिकल के। अब मैं इसको यहाँ से हटा के यहाँ लिखना स्टार्ट करता हूँ। देखिए ये मेथड हमारा क्या करता है, ये बेस्ड ऑन किस पर आधारित है, बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट। यानी कि ये दोनों ही मेथड कौन कौन से, वागनर मेथड एंड एयर परमेबिलिटी मेथड, दोनों ही हमारे किस सिद्धांत पर आधारित है, स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट, इन सीमेंट के स्पेसिफिक सरफेस एरिया पर आधारित हैं। तो बेस्ड ऑन स्पेसिफिक सरफेस ऑफ सीमेंट, जितना ज़्यादा सीमेंट का स्पेसिफिक सरफेस होगा वो उतना ही ज़्यादा फाइन होगा। तो अब देखिए इसमें करते क्या है, हम इस मेथड में हम इस मेथड को एयर परमेबिलिटी मेथड के साथ साथ इसको हम कहते हैं नर्स एंड ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको ब्लेंस एयर परमेबिलिटी भी मेथड कहते हैं, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड भी इसको हम कहते हैं परमेबिलिटी मेथड। साथ के साथ आपको याद रखना है कि इस मेथड में जो एक एपरेटस यूज़ किया जाता है उसे हम कहते हैं ली एंड नर्स एपरेटस। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर कंपटीशन। ली एंड नर्स एपरेटस इज यूज टू डिटरमाइन द फाइननेस ऑफ सीमेंट। यानी ली एंड नर्स एपरेटस को हम यूज़ करते हैं किस मेथड में, ब्लेंस एयर परमेबिलिटी मेथड, या फिर हम एयर परमेबिलिटी मेथड या फिर नर्स एंड ब्लेंस मेथड में हम क्या यूज़ करते हैं, ली एंड नर्स एपरेटस यूज़ करते हैं। इसका मैंने डायग्राम नहीं बनाया, हर एक बार मैं डायग्राम बनाता हूँ। तो अगर कोई भी स्टूडेंट कमेंट करे कि अगर इसको हमें डिटेल से ही समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। मैं इसकी फिर एक अलग ही वीडियो बनाऊँ क्योंकि डायग्राम बड़ा होगा, उसका एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा बड़ा होगा, तो लेक्चर बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट था उसको मैंने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। बस आपको इतना याद रखना है, कंपटीशन में आपके लिए क्वेश्चन मिल जाएगा जितने भी हम स्टेट लेवल या गवर्नमेंट एग्जाम देते हैं जेई के लिए, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, तो आपको याद रखना है। दूसरा फाइननेस ऑफ टेस्ट, हम फाइननेस टेस्ट से हम करते हैं सीमेंट का, और किस मेथड से हम कर सकते हैं, तो अगला है हमारा वागनर टर्बिडिटी मेथड। तो देखिए वागनर ने एक टर्बिडिटी मीटर बनाया, वागनर ने क्या किया, एक टर्बिडिटी मीटर बनाया और उसमें किस प्रकार का टर्बिडिटी मीटर था, उसमें 1 ग्राम सीमेंट को ही यूज किया। इसमें भी हमारा पर ग्राम सीमेंट ही हमारा सरफेस एरिया हम लेते हैं, तो इसमें भी हमारा क्या है 1 ग्राम सीमेंट के आधार पर ही, 1 ग्राम सीमेंट के आधार पर ही क्या बताया जाता है, आधार पर
टर्बिडिटी हमारी ज्ञात की जाती है। टर्बिडिटी के आधार पर, टर्बिडिटी के आधार पर हम क्या करते हैं, हम इस टेस्ट को परफॉर्म करते हैं। तो इसको हम सेडिमेंटेशन मेथड भी कहते हैं, इसको याद रखना है। इसमें एक रेक्टेंगुलर टैंक लेते हैं केरोसिन वगैरह भर के, और सीमेंट को हम यूनिफॉर्मली हम फैला देते हैं, और पर सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया के हिसाब से और 1 ग्राम सीमेंट के आधार पर हम क्या करते हैं, इसकी टर्बिडिटी हम बागनर टर्बिडिटी मेथड से हम सीमेंट की फाइननेस और निकालकर, और जो हमारा सरफेस एरिया है वो निकालकर हम इसकी फाइननेस ऑफ सीमेंट को डिटरमाइन करते हैं। तो अब इन दोनों मेथड के आधार पर जो हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ सीमेंट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन दोनों मेथड के आधार पर हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट टाइप ऑफ हमारे जो मेथड हैं, उन मेथड को हम ये बताया गया है कि एक लिमिटेड वैल्यू होनी चाहिए सरफेस की, स्पेसिफिक सरफेस एरिया नॉट लेस देन। इसका मतलब ये है कि अलग अलग सीमेंट का हमारा सरफेस एरिया जो दिए गए हैं कोड के अकॉर्डिंग, उनसे कम नहीं होना चाहिए। जैसे कि हाई एल्यूमिना सीमेंट की बात करें तो 2250 कैसे सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। दूसरा हमारा है 2250, इसका भी कौन सी सीमेंट है हमारी, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। आगे हम बात करें पोर्टलैंड पोजोलान सीमेंट कितना होना चाहिए हमारा, 3000। उसके बाद हमारा लो हीट सीमेंट 3250 और 3200, और रैपिड हार्डनिंग सीमेंट का 3250, और अगला हमारा है हाइड्रोफोबिक सीमेंट का 3500 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। और हमारे जो IRST 4070 जो IRST जो 40 जो सीमेंट है उसका होना चाहिए 3700 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, और जो सुपर सल्फेट सीमेंट है उसका होना चाहिए हमारा 4000 सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये हमारी कुछ वैल्यूज हैं, ये वैल्यू हमारी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इन वैल्यू को बताया गया है कि इनका जो सरफेस एरिया है यानी सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम, वो इससे कम नहीं होना चाहिए। अगर इससे कम है तो सीमेंट हमारा ठीक नहीं है, उसकी फाइननेस कम है। तो एक स्टैंडर्ड फाइननेस को क्राइटेरिया डिसाइड करने के लिए हमें स्पेसिफिक सरफेस एरिया हमारा इससे कम नहीं होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू एयर परमेबिलिटी एंड बागनर टर्बिडिटी मेथड के द्वारा जो हमने टेस्ट कर पाए उनको हमने परफॉर्म किया। तो ये था हमारा कुछ आज की क्लास जो फाइननेस टेस्ट के बारे में थी। वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। लास्ट में इसका छोटा सा पॉइंट है उसको कर लेते हैं कि सीमेंट की, इसकी मुझे अलग वीडियो नहीं बनानी है, फील्ड टेस्ट के बारे में। तो देखिए सीमेंट के फील्ड टेस्ट का मतलब क्या है कि एक मुट्ठी सीमेंट लें, पानी में छोड़ दें, तो हमारा क्या होना चाहिए, वो सेटल डाउन हो जानी चाहिए। यानी कि सीमेंट में हमारी सीमेंट बाल्टी में क्या होनी चाहिए, यानी एक बाल्टी लें, उसमें पानी भरें और एक मुट्ठी सीमेंट लें और बाल्टी में डाल दें तो सिंक डाउन हो जाना चाहिए, यानी डूब जाना चाहिए हमारा सीमेंट। दूसरा, एक चम्मच लें, उस पर हम सीमेंट रख दें और सीमेंट रखने के बाद उसको हम टेम्परेचर दें। टेम्परेचर देने पर क्या हो, अगर उसका कलर चेंज हो रहा है तो इसका मतलब सीमेंट हमारा ठीक ठाक नहीं होगा। सीमेंट का एक बैग लें, उसमें हम हाथ डाल के देखें, हाथ डालने के बाद अगर वो हमारे गर्म फील होता है तो इसका मतलब सीमेंट में क्या हो रहा है, हाइड्रेशन प्रोसेस चल रहा है, कहीं ना कहीं नमी कॉन्टैक्ट में आ गया तो वो सीमेंट हमारा ठीक नहीं होगा। नेक्स्ट है सीमेंट में हम लंप नहीं होने चाहिए। और भी हमारे बहुत सारे फील्ड टेस्ट हैं, जैसे सीमेंट का कलर होना चाहिए हमारा ग्रीनिश ग्रे कलर, और ठंडा फील होना चाहिए सीमेंट के बैग में हाथ डालें। तो इस तरह से हमारे बहुत सारे फील्ड टेस्ट हैं, आपको ये सारे लाइन वाइज मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, इन सबको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, कौन सा ठीक है कौन सा गलत है, यानी विच इज़ करेक्ट विच इज़ रॉन्ग, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन बनता है फील्ड टेस्ट को लेकर। तो उसको आपको याद रखना है, बहुत ही आसान है। तो ये थी हमारी आज की क्लास जो फाइनेस्ट टेस्ट ऑफ सीमेंट के आधार पर थी। अगली क्लास हम बनाएंगे कंसिस्टेंसी टेस्ट के आधार पर, जो कि हमारी काफ़ी अच्छी और इंपॉर्टेंट भी क्लास होगी, उसको जरूर देखिएगा। मिलती है नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।